जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के प्रमुख युद्धों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के दशराज युद्ध से लगाकर आधुनिक भारत के कारगिल युद्ध तक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों, जो 10 राजाओं का युद्ध है इसको दशराज युद्ध भी कहा जाता है और ये युद्ध परशुनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। परशुनी रावी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो 10 राजाओं का युद्ध या फिर इसको दशराज युद्ध कहा जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध राजा सुदास एवं पंचजन व अन्य कबीलों के बीच में हुआ था। और कौन जीता था? तो राजा सुदास जीत गया था। और ये जो युद्ध है ये पंजाब में परशुनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, बेतस्ता का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों, बेतस्ता का युद्ध जो है ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। ये जो बेतस्ता का युद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम सारी डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, बेतस्ता का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था और ये युद्ध जो है ये पंजाब में झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है? झेलम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको बेतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि बेतस्ता जो है ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है, तो इसको झेलम का युद्ध या फिर बेतस्ता का युद्ध कहा जाता है। और यूनानी लोग जो हैं वो झेलम नदी को हाइडेस्पिच कहते थे, इसलिए इस युद्ध को हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध कहाँ पर, ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। कौन जीता था बेतस्ता का युद्ध? तो सिकंदर जीता था और जो राजा पोरस हैं ये हार गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में यूनान के राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हम सेल्यूसिड मौर्य युद्ध को डिस्कस कर लेते हैं। तो कब हुआ था ये युद्ध? 302 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये राजा सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, कौन जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये युद्ध जीत गए थे। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कलिंग की जो लड़ाई है या फिर कलिंग का युद्ध है 261 ईसा पूर्व होता है। किसके बीच में होता है? तो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच में युद्ध होता है। और कौन जीतता है? तो सम्राट अशोक युद्ध जीत जाते हैं। डिटेल से समझें तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ को हरा दिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इस युद्ध के रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध ना करने की कसम खा ली थी। ठीक है, कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी क्योंकि इस विजय के बाद जो अशोक है इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो कलिंग के युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का जो युद्ध है इसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने के लिए मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये अशोक के 13वें शिलालेख में देखने के लिए मिलता है। अशोक के टोटल कितने शिलालेख खोजे गए हैं अभी तक? तो प्रमुख 14 शिलालेख खोजे गए हैं। ठीक है, इन 14 शिलालेखों में से एक 13वां शिलालेख है। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? अब अरब जो है भारत पर आक्रमण करने आने लगे हैं और भारत पर हमला करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी पूछा गया है। तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम जो है ये भारत पर हमला करने वाला पहला अरबी आक्रमणकारी था। ठीक है, और इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में इसने
भारत पर आक्रमण किया था। और कहाँ पर आक्रमण किया था? तो सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर है? अभी वर्तमान में ये सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो दोस्तों जो सिंध की लड़ाई है ये राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में लड़ी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कब लड़ी गई थी? तो 712 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? तो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में लड़ी गई थी। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, और फिर अरबों की सत्ता स्थापित कर ली थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था सुबुक्तगीन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सुबुक्तगीन के नेतृत्व में तुर्कों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। और सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, और सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। कौन कौन? एक तो अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा था इस्माइल। ठीक है, तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद में दोनों पुत्रों में क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजय होता है। ठीक है, और बाद में अब्दुल कासिम महमूद 998 ईस्वी में महमूद गजनवी के नाम से शासक बनता है। और महमूद गजनवी, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा एग्जाम में, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो जो गजनवी है, ठीक है, ये बहुत ही क्रूर शासक था। इसने भारत को 17 बार लूटा। यहाँ पर भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब से कब तक? तो 1000 ईस्वी से लगाकर 1027 ईस्वी तक टोटल महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक था राजा जयपाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, गजनवी ने टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, पहला आक्रमण किया था 1001 में, दूसरा आक्रमण किया था 1002 में, और दूसरे आक्रमण में महमूद गजनवी का सामना होता है राजा जयपाल से। ठीक है, और राजा जयपाल इस युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, और राजा जयपाल इस युद्ध में हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और पराजय के अपमान को राजा जयपाल सहन नहीं कर पाते हैं और आग में जलकर आत्मदाह कर लेते हैं राजा जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण कौन सा था? टोटल 17 बार आक्रमण किया है। सबसे बड़ा आक्रमण पूछा जाता है कि सबसे बड़ा आक्रमण कौन था? तो जो 16वें नंबर का आक्रमण था, ये सबसे बड़ा आक्रमण था। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। तो महमूद गजनवी ने 1025 में अपना 16वां आक्रमण किया। ठीक है, और अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ मंदिर को लूटकर ये जा रहा था, इसी क्रम में कुछ जाटों ने गजनवी पर हमला कर दिया और कुछ संपत्ति गजनवी से वापस लूट ली। ठीक है, गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किया 1027 में। ठीक है, किसके खिलाफ? तो इन्हीं जाटों के खिलाफ इसने अपना आखिरी युद्ध किया और 17वें नंबर का युद्ध किया जाटों के विरुद्ध। और फिर क्या हुआ? तो 1030 ईस्वी में गजनवी की मौत हो गई। ठीक है, गजनवी के साथ भारत आए प्रमुख इतिहासकार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनवी के साथ कौन कौन से इतिहासकार भारत आए थे? तो अल बरूनी का नाम आपको जरूर याद रखना है। फिरदौसी भी आया था और उत भी आया था। ये 3 इतिहासकार गजनवी के साथ भारत आए थे। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तराइन के कितने युद्ध हुए हैं? 2 युद्ध हुए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। और दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए हैं। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और ये कंडीशन बनी थी कि जो मोहम्मद गौरी है जमीन पर पड़ा हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तलवार थी। यदि वो चाहते तो इसका जो सर है वो धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान निहत्थों पर हथियार नहीं उठाते, इसलिए मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन 1 साल बाद ये फिर आया मोहम्मद गौरी 1192 में, और इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया।
और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें गौरी की हेल्प किसने करी थी? तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी की हेल्प करी थी, ठीक है। तो इसी क्रम में 1192 के 2 साल बाद 1194 में एक और युद्ध होता है। कौन सा? चंदावर का युद्ध। कब होता है? 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, ठीक है। और हम बात करें कि ये जो चंदावर का युद्ध है ये किस किस के बीच में होता है, तो ये युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में, ठीक है। राजा जयचंद ने गौरी की मदद करी थी, लेकिन गौरी बख्शने वाला नहीं है। उसने कहा कि जब तुम अपनों के सगे नहीं हो सके तो मेरे कैसे होगी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और तीनों ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दिया गया है। तो इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए हम नेक्स्ट 1 की बात कर लेते हैं। अब देखिए बाबर आ चुका है भारत में, ठीक है। कब आया? 1526 में आया। और बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को सबसे पहले हम क्रम से याद कर लेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में। किस किस के बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर के ये जो युद्ध हैं, चारों युद्ध कौन जीता? बाबर जीता, ठीक है। फिर खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। किस किस के बीच में हुआ? तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, बाबर और बिहार तथा अफगान की संयुक्त सेना के बीच में, ठीक है। और जस्ट 1 साल बाद 1930 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इनको हम बिल्कुल क्रम से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आप लोगों ने शायद ये ट्रिक पढ़ी भी होगी, पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, और चला गया घर। ऐसा बिल्कुल सिंपली याद रखना है। पानी पिया पहले, फिर खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, चला गया मतलब चंदेरी का युद्ध, और कहाँ चला गया? घर चला गया और मर गया, 1930 में मर गया। ये क्रम बिल्कुल 1 साल बाद का है। 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में ये मर जाता है, ठीक है। तो याद रखना पहले क्या किया उसने? पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चला मतलब चंदेरी, कहाँ चला? घर, और फिर क्या हो गया? तो 1530 में ये जाता है मर। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये चारों युद्ध याद हो जाएंगे, ठीक है। अब डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बताइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि पानीपत के युद्ध इतिहास के काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध हैं। ये तो हमें भी पता है, लेकिन आपको बताना है कि जो पानीपत स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। तो पानीपत स्थल जो है ये किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। डेट भी आपको याद रखना है। किस किस के बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये युद्ध किसने जीता था? बाबर ने जीता था, इब्राहिम लोदी को हराकर, और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी ना बाबर ने, ठीक है। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच में होता है युद्ध? तो अकबर और उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमू, या फिर हेमू को क्या कहा जाता था? हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में ये युद्ध होता है। और अकबर ने हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा दिया था। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है कब? 14 जनवरी 1761 में ये युद्ध होता है, ठीक है। किस किस के बीच में होता है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में ये युद्ध होता है। और अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज के लिए हरा दिया था, ठीक है। कौन जीता था? तो अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो पानीपत के युद्ध तीनों आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध जो है ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था। आप लोग ट्रिक याद कीजिए, पहले पानी पिया 26 में, 27 में खाया खाना, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इस युद्ध में बाबर और जो मेवाड़ का राजा था राणा सांगा, ठीक है, तो बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब बाबर का लड़का यहाँ पर आ गया हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम पूछा जाता है।
तो हुमायूं के द्वारा प्रमुख 4 युद्ध लड़े गए हैं, उनका क्रम कौन सा सही है? तो पहले देवरा का युद्ध लड़ा गया, हुमायूं ने लड़ा, और ये युद्ध कब लड़ा हुमायूं ने? 1531 में। फिर चौसा का युद्ध लड़ा, कब लड़ा चौसा का युद्ध? तो 1539 में लड़ा। फिर इसने लड़ा विलग्राम का युद्ध, ये युद्ध इसने लड़ा था 1540 में। और फिर लड़ा था सरहिंद का युद्ध, कब लड़ा था? 1555 में। तो ये हुमायूं के प्रमुख युद्ध हैं, इनका क्रम याद रखना कई बार पूछा गया है। और इस क्रम को हम कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक है, दे 24। आपने किसी को 24 रुपये उधार दिए हैं, आप उससे मांग रहे हैं कि मेरे 24 रुपये दो, या फिर किसी से उधार आप ही मांग रहे हैं, ऐसा सोच लो। ठीक है, आप क्या सोचना है? दे 24। ठीक है, तो ये हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम है। कैसे? दे से बनता है देवरा, चौ से बनता है चौसा का युद्ध, बी से बनता है विलग्राम का युद्ध, और सात से बनता है सरहिंद का युद्ध। हमें ये चीजें याद करनी होती हैं, तभी लंबे समय तक फैक्ट याद रह पाते हैं। अब देखिए, जो चौसा का युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था? तो देखिए, 2 युद्ध आपको याद रखना है, एक तो चौसा का युद्ध याद रखना है, और दूसरा आपको कन्नौज का युद्ध याद रखना है। कौन सा? चौसा का युद्ध पहला, और दूसरा आपको कन्नौज का युद्ध याद रखना है। और ये दोनों युद्ध हुए थे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, और जो चौसा का युद्ध है ये कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और जो कन्नौज का युद्ध है ये हुआ था 1540 में, और इसमें भी किसकी युद्ध हुई थी? तो शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो करनाल का जो युद्ध है ये नादिर शाह के बीच में और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, करनाल के युद्ध से कितने क्वेश्चन बनेंगे, सभी को हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। कब लड़ा गया था युद्ध? तो 1739 ईस्वी में। किसके मध्य में? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह के बीच में युद्ध लड़ा गया था। जीत किसकी हुई थी? तो ईरान क्षेत्र का जो शासक था नादिर शाह, ये जीत गया था। और नादिर शाह ईरान क्षेत्र का शासक था, इसको क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और मोहम्मद शाह जो ये मुगल शासक था। ठीक है, इसको रंगीला के उपनाम से जाना जाता है। अब 2 फैक्ट यहाँ से याद रखना है। एक याद रखना है कि नादिर शाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस, और तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तो मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था तख्ते ताउस। और साथ में कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था नादिर शाह। ठीक है, दूसरा फैक्ट याद रखना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो शाहजहां था, क्योंकि शाहजहां ने ही इसको बनवाया था। और अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यदि वो किसी क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं तो उनको वहीं पर ही मैं समझा देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में याद रखना, डेट यहीं पर लिखिए, कब हुआ था? 18 जून 1576 को। किस किस के बीच में? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अकबर की तरफ से अकबर की सेना का नेतृत्व जो है इसका सेनापति मान सिंह कर रहा था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो युद्ध है ये निर्णायक युद्ध था, मतलब ये कहना कठिन है कि जीत किसकी होती है, लेकिन इतिहास में लिख गया कि अकबर की जीत होती है, महाराणा प्रताप हार जाते हैं। तो हमें 1 नंबर के लिए तो अकबर पर क्लिक कर देना है, लेकिन महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं थे, बहुत ही शक्ति के साथ में युद्ध लड़े थे। ठीक है, लेकिन पूछा जाए किसकी जीत हुई तो अकबर की जीत पर आपको क्लिक कर देना है। बताइए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किस किस के बीच में? तो अंग्रेजों के बीच में तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इसकी हार हो गई थी। और अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखना दोस्तों, प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था भागीरथी की नदी के तट पर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया जाता है? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर जाफर के लिए। और क्वेश्चन है इसी क्रम में कि प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी जो है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि प्लासी की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कंप्लीट डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सिराजुद्दौला है, ठीक है, ये 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। और जो सिराजुद्दौला ये सत्ता में आता है, इसके सत्ता में आने से बहुत सारे लोगों में जलन पैदा होती है, मिर्ची लग जाती है। जो नवाब सिराजुद्दौला है, इसके प्रमुख अधिकारी ही उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा था और इस षड्यंत्र में नवाब सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर को शामिल किया। ठीक है, मीर जाफर को इसने ऑफर दिया था कि हम आपके नवाब को हराएंगे तो आपको क्या दे देंगे, बंगाल की सत्ता दे देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। और बनाया भी था। ठीक है, दीवान राय दुर्लभ को साथ लिया, सैनिक अधिकारी थे यार लतीफ़, इनको भी साथ लिया, और एक बंगाल के व्यापारी थे। ठीक है, ये धन से मदद कर रहे थे, आर्थिक मदद कर रहे थे, जगत सेठ, इनको साथ में लिया। ठीक है, और फिर हुआ प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में। ठीक है, ये युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के प्लासी नामक एक स्थान पर और प्लासी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति है, जो कि षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका था मीर जाफर, वो अपनी सेना लेकर अलग हो गया। ठीक है, अब जब गद्दार घर में ही हैं तो कहाँ से जीत जाएंगे। अंततः क्या होता है, तो नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और मुर्शिदाबाद भाग जाता है। वहाँ पर भी इसको पकड़ लिया जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद वही हुआ जिसकी डील डन थी, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो कहानी की तरह बिल्कुल आपको आसान भाषा में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। एक बार आप यदि फ्री एजुकेशन पर वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। बताइए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताइए कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती है? तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया लेकिन अब आएगा। हम बक्सर की जो लड़ाई है इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई होती कब है? 22 अक्टूबर 1764 को होती है। किस किस के बीच में होती है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो अंग्रेजों के बीच में और 3 लोगों की संयुक्त सेना के बीच में ये लड़ाई होती है। किस किस की संयुक्त सेना के बीच में? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना के बीच में और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, परिणाम क्या निकलता है? तो इसका परिणाम निकलता है कि जो तीनों की संयुक्त सेना है ये बुरी तरीके से हार जाती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। याद रखना, इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, अब बक्सर की लड़ाई तो हो गई, अंग्रेज जीत गए। लड़ाई के बाद क्या हुआ? तो लड़ाई के बाद होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, कब होती है? 12 अगस्त 1765 को होती है, अंग्रेजों के बीच में और मुगलों के बीच में। और इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के लिए 26 लाख प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है अंग्रेजों के बीच में और अवध के बीच में। इसमें क्या होता है? तो 50 लाख रुपए का जुर्माना अवध के नवाब को भरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से 1769 तक चला और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी और अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तों को मान लिया था
और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली थी। ठीक है, और इसी क्रम में होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मंगलौर की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है मंगलौर की संधि। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ फिर से। ठीक है, इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782 में। ठीक है, किंतु उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है। बाद में मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली और इस संधि को कहा गया मंगलौर की संधि। ठीक है, और इसी संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए जो प्रदेश थे वो वापस कर दिए और युद्ध क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये चला 1790 से 1792 तक और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त हो गया था। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि कौन सा युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड मॉर्निंगटन। ठीक है, और डिटेल की बात करें तो इस युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान मारा गया था। पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था और जो मैसूर की शक्ति थी ना इसका पतन हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1798 से 1799 तक। ठीक है, और मैंने बता ही दिया था प्रश्न में ही कि ये युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो जो सालवाई की संधि है ये संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये कब से कब तक चला? तो 1775 से लगाकर 1782 तक ये युद्ध चलता है। किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में और मराठा साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछा जाता है किस संधि के साथ समाप्त हो गया था? तो 1782 में हुई थी सालवाई की संधि। तो सालवाई की संधि के साथ में ये युद्ध जो है ये समाप्त हो गया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये युद्ध कब से कब तक चला? तो 1803 से लगाकर 1805 तक ये युद्ध चलता है। ठीक है, किसके मध्य में? तो वही एक तरफ थे ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज और दूसरी तरफ था मराठा साम्राज्य। ठीक है, और ये जो युद्ध है ये बसीन की संधि के साथ में समाप्त होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए कि पिंडारी के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिंडारी युद्ध को कहा जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1817 से लगाकर 1818 तक ये युद्ध चलता है और ये युद्ध किसके बीच में होता है? तो अंग्रेजों के बीच में और मराठा साम्राज्य के बीच में होता है। ठीक है, और ये युद्ध जो है इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और क्या होता है? मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को ही क्या कहा जाता है? पिंडारी का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1845 में लड़ा गया था। ठीक है, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो ये 1845 से 1846 तक हुआ। किस किस के बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ और इसी युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ हुई थी। एक मुदकी का युद्ध हुआ था, फिरोजपुर का युद्ध हुआ था, अलीवाल का युद्ध हुआ था, सुबराव का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये 4 लड़ाइयाँ हुई थी। चारों लड़ाइयाँ किसने जीती थी? अंग्रेजों ने। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ये लाहौर की संधि के साथ में समाप्त हो गया था। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध
कब से कब तक लड़ा गया? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 1849 तक। ठीक है, किसके बीच में? तो देखिए प्रश्न में ही लिखा है, आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख मतलब सिखों के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिख साम्राज्य जो है इसको ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सिख राज्य जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार आ गया, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 को और ख़त्म हुआ 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, और ये जो युद्ध है ये मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के मध्य में लड़ा गया। और मित्र राष्ट्रों की बात करें तो इसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल थे। और ध्रुवी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि शामिल थे। पूछा जाता है कि कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल था, कौन सा देश ध्रुवी राष्ट्र में शामिल था। और प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण तो हमेशा पूछा जाता है। तो तात्कालीन कारण क्या था? जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या इसका तात्कालीन कारण था। अब इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की। तो बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये शुरू हुआ 1939 में। ठीक है, और 1945 तक टोटल ये 6 सालों तक चला था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना तात्कालीन कारण था सेकेंड वर्ल्ड वार का। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था? तो भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर जापान ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और कब कब्जा कर लिया था जापान ने? 1942 में कब्जा कर लिया था। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप के जो लोग थे उन पर जापान अत्याचार करता था। फिर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से जापान ने इसे भारत की अंतरिम सरकार को सौंप दिया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अमेरिका ने कब प्रवेश किया था? 1941 में प्रवेश किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, और अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1941 को प्रवेश किया। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है इसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था या फिर भारत चाइना युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था अक्टूबर 1962 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था और ये कौन जीता था? तो चाइना इसमें विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता होता है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के युद्धों में हमने पढ़ा कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और एक हुआ था कारगिल युद्ध कब? 1999। ठीक है, ये भी भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 था इसी युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, कौन सा समझौता होता है? ताशकंद समझौता होता है। ठीक है, और ये समझौता कब होता है? मई डेट से आपको याद रखना, 10 जनवरी 1966 को ये समझौता होता है। ठीक है, और कहाँ पर? तो उज्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद में ये समझौता होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जो ताशकंद है ये कहाँ पर स्थित है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है, यहाँ पर ही ये ताशकंद समझौता किया गया था। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, बताइए किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था? याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन सा समझौता कौन से युद्ध से संबंधित है। तो जो शिमला समझौता है ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें कि ये समझौता कहाँ पर हुआ था? शिमला समझौता तो अपने देश भारत में हुआ था और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, यहाँ पर ये समझौता हुआ था। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कब युद्ध लड़े गए? एक 1965 में लड़ा गया, 1971 में और 1999 में लड़ा गया था कारगिल युद्ध। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में लड़ा गया था
इसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। और भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में लड़ा गया था, इसके बाद क्या हुआ था, 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, तो कौन सा समझौता कौन से युद्ध से संबंधित है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के 10 राज्य युद्ध से लगाकर, ठीक है, आधुनिक भारत के जो भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं वहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करेंगे और आसान भाषा में हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी क्रम में हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन तीनों ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रखा गया है। करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक्स को आप परचेस करके अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बताइए कि जो कलिंग का युद्ध है इसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। आप कमेंट जरूर लगाइएगा, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ और इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कितने अच्छे से वीडियो को देखते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और पॉजिटिव कमेंट आप जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से हम ट्रेंडिंग जो टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि अभी हिस्ट्री पर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।